गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या है, वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्यों रखा, तो व्यक्ति और जो राज्य का जो आपसी संबंध है वो हमेशा से जटिल रहा है, कॉम्प्लेक्स रहा है। और जो प्रजातंत्र है उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो उसकी लिबर्टी है, वो सिक्योर रहे। क्योंकि यहाँ जहाँ पर अगर हम बात करें कि शांति और व्यवस्था अगर कायम रखना है तो ज़रूरी है कि नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण हो, उसका कंट्रोल हो। तो दूसरी तरफ ये भी इंश्योर होना चाहिए कि स्टेट जो है उसकी भी पावर पे कुछ ऐसी लिमिटेशन होनी चाहिए कि वो नागरिकों की जो लिबर्टी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उस पर अधिक से अधिक जो है कंट्रोल न कर सके। स्वतंत्रता सही मायनों में नागरिकों को मिल सके। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार को रखा गया। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं पार्ट 3 में, और अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और भारत में हमारे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। बात करें कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कितने हैं, किस आर्टिकल से कहाँ तक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या किस पार्ट में है, तो इसका आंसर ये है कि मैग्ना कार्टा यानी फंडामेंटल राइट्स को उसकी संज्ञा दी गई है। और हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जो डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो नागरिकों के लिए है। मौलिक अधिकार या क्यों मिले हैं, क्योंकि संविधान जो है वो ये चाहता है, संविधान ये इंश्योर करना चाहता है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी की जाए और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समानता है, सम्मान, राष्ट्रहित और जो राष्ट्रीय एकता है उसको समाहित किया जा सके। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी या उनकी लिबर्टी को इंश्योर करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव के जो कानून के क्रियान्वयन पे भी कोई लिमिटेशन लगाते हैं। कुल मिलाकर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की है। मौलिक अधिकार इसको इसलिए भी नाम दिया गया क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा मिली हुई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है, ये फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी उसका फिजिकली, मेंटली, मॉरल यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी काफ़ी ज़रूरी। हमारा जो मूल संविधान था, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो भी इंक्लूडेड था, जो कि अनुच्छेद 31 यानी कि अनुच्छेद 31 में था। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। और अब ये जो है एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 308 में है, ए में है, और ये अब एक कानूनी अधिकार है। और इस तरीके से हमारा वर्तमान में इस समय कुल 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान द्वारा सुरक्षित है। कोई यानी कि ये मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही साथ ये मौलिक अधिकारों की एक और विशेषता ये है कि इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ विदेशियों के लिए भी हैं और नागरिकों दोनों के लिए हैं। और इसके साथ ही साथ ये असीमित नहीं है,
इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी राज्य उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, लेकिन उसका कुछ रीज़न देगा, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाता है तो राज्य को ये बताना होगा कि उसने ये प्रतिबंध क्यों लगाया है, उसका क्या रीज़न है, और हालांकि ये जो कारण है उचित है या नहीं, इसका निर्णय जो है वह कोर्ट करती है। इस तरीके से ये जो आपका फंडामेंटल राइट जो है वह व्यक्तिगत अधिकार और पूरे समाज के बीच में एक बैलेंस बनाए रखती है। और कुछ मामलों को छोड़ कर देखें तो उसमें से ज़्यादातर अधिकार जो है वह स्टेट के अगेंस्ट हैं। जैसे राज्य जो है वो चाह कर भी आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही साथ कुछ ये निगेटिव अप्रोच वाले भी हैं, यानी मौलिक अधिकार कुछ नकारात्मक भी हैं। नकारात्मक इन द सेंस कि ये स्टेट के अगेंस्ट है। स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 में जिसको डिस्क्राइब किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कि राज्य क्या है, यानी कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती हैं वह है स्टेट, उसको राज्य कहा जाता है, और वो आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 12 पर एक और वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो कुछ इसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो निगेटिव है। निगेटिव इन द सेंस कि वो स्टेट को लिमिटेशन में रखते हैं, राज्य वहाँ पर कुछ सीमित हो जाता है, वो चाह कर भी आपके मौलिक अधिकारों में का भी वायलेशन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं, वाद योग्य हैं, और ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है अगर इसका उल्लंघन होता है तो, और इसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और यह आवश्यक नहीं है कि वो केवल हाई कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट के में ही जा सके, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के द्वारा वो जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये स्थायी नहीं है, इसका सस्पेंशन भी किया जा सकता है, इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, इसको स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा, जब इमरजेंसी होगी, तो जो आपके मौलिक अधिकार है उसको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर इन दोनों अनुच्छेदों को, ये दोनों जो मौलिक अधिकार हैं इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं जबकि इमरजेंसी होगी तो। आर्टिकल 19 में जो उल्लिखित 6 मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में, उसे तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध। इस तरीके से जो मौलिक अधिकार हैं, जो उसकी विशेषता है, वो व्यक्ति को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो एक ऊंचे पद पर हो या ना हो, एक आम नागरिक। इस तरीके से फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समता के अधिकार की बात की गई है, यानी कि जो समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, ये क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 14 यानी कि जो आर्टिकल 14 है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 में ये 2 टर्म यूज किए गए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि का समान संरक्षण, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्दावली है, ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 14 में ये दोनों जो टर्म्स हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि सभी के साथ एक समान ट्रीटमेंट होगा, यानी कि विधि के समक्ष जो है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कॉमन पीपल हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और सभी एक समान है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है, और कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा,
चाहे वो व्यक्ति कोई अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। और इस तरीके से एक निगेटिव अप्रोच लिए हुए हैं कि कि ये स्टेट के लिए जो राज्य के लिए एक निगेटिव अप्रोच लिए हुए हैं कि राज्य जो अगर किसी बड़े अधिकारी के साथ अगर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अगर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 14 ने कह दिया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी समान है। इस तरीके से ये एक निगेटिव अप्रोच है। और दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधियों का समान संरक्षण, ये पॉजिटिव अप्रोच में है। इसका क्या मतलब है कि विधि के माध्यम से दिए गए जितने भी अधिकार होंगे, समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। तो यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि जो विधियों का समान संरक्षण है, वो ये बात करता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान व्यवहार होगा बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इन दोनों का उद्देश्य क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इन दोनों का जो उद्देश्य, जो एम है, वो ये है कि दोनों ही समानता की बात करते हैं और दोनों ही विधि और अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं कि इक्वालिटी हो, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को जस्टिस मिले। ये दोनों का ही एम है। यहाँ पर जो ब्रिटिश न्यायविद है A.V. डाइसी, उन्होंने विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉस का एक सिद्धांत का मूल तत्व कहा, यानी कि जो विधि का शासन है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका मूल तत्व कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अनुच्छेद जो 14 है वह उसमें उल्लिखित जो विधि है वो विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ तक कि इसको संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है वो ये बात करता है कि अगर दो लोग हैं और उनके बीच में कोई डिफरेंस है, यानी कि उन दोनों के बीच में अगर कोई असमानता है, तो वहाँ पर अगर एक समान अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें मैन और विमेन की, तो दोनों की जो कंडीशन है, अगर इंडियन सोसाइटी में देखें, दोनों का कंडीशन, दोनों का स्टेटस तो इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है रीजनेबल क्लासिफिकेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि जैसे पुरुष होते हैं उनको हम वो काम नहीं दे सकते जो महिला के लिए है, या सोसाइटी में जैसा स्ट्रक्चर है वो दोनों के लिए इक्वल नहीं है। तो इसीलिए विमेन जो कि इंडियन सोसाइटी में पीछे हैं, इसके लिए हम उनको कुछ और एक्स्ट्रा उनके लिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी, फैमिली एक्सेट्रा कर रही है, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर उनको संरक्षण देने के लिए जो स्टेट है, जो राज्य है, वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करेगा। और इसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि संरचनात्मक विभेदीकरण, कि वो चीज़ें, वो सुविधाएं, वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी जो सोसाइटी, जो फैमिली विमेन को, फीमेल को नहीं देती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेट उनको अलग से प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ये है कि एक जो क्लास है वो पीछे है, विमेन को ले लें, या अगर हम बात करें कि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या एक्सेट्रा, तो अगर वो पीछे हैं तो उनके लिए अगर हम कुछ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि विमेन जो काफ़ी पीछे रही हैं तो उनके लिए काफ़ी अगर कुछ काम करता है स्टेट, उनके लिए आरक्षण की सुविधा करना या उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना, तो उसको हम कहेंगे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या संरचनात्मक विभेदीकरण। अगर हम लोग बात करें कि जो अनुच्छेद 14 है उसमें अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, क्या जो अनुच्छेद 14 है वो इक्वली ट्रीट होता है या कुछ लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट है, यानी कुछ लोगों के लिए अलग अपवाद है। तो इसमें अपवाद है जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश, यानी कि उनके खिलाफ कोई अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर जो है वो आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनके खिलाफ कोई भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विदेशी राजनयिक शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल या आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 105 यानी अनुच्छेद 105 और आर्टिकल
194 यानी अनुच्छेद 194 के अनुसार भारत में जितने सांसद हैं यानी एमएलए और एमपीज, उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार है। संसद में अगर सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होना पड़ता है। और इसके साथ अनुच्छेद 361A के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। बात करें अनुच्छेद 15 की यानी कि आर्टिकल 15 की, ये क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि अनुच्छेद जो 15 है वो कुल 5 सब क्लॉज में बटा हुआ है। इसका आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद किसी के साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है विभेद जो है उपयुक्त आधारों पर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है, जो मातृत्व अवकाश मिलता है, तो ये लिंग तक ही सीमित है, लेकिन अवैध नहीं है, क्योंकि जो मेल और फीमेल के बीच में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उसके परिणाम स्वरूप ये सुविधा दी गई है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को यह आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, होटल, मनोरंजन स्थल या पूर्ण या अंशतः राज्य की निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम इत्यादि स्थानों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 का एम क्या था कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, उसकी समाप्ति के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आज़ादी के पहले अगर हम लोग बात करें तो कुएं बटे हुए थे जाति के आधार पर, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि किसी भी तरीके का छुआछूत ना हो, उस उद्देश्य से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। यानी कि स्टेट जो है वह कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है आर्टिकल 15 के होते हुए भी विमेन और चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि महिलाओं को जो प्राप्त प्रसूति अवकाश मिलता है, जो मैटरनिटी लीव मिलती है, वो केवल लिंग पर आधारित ना होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। और राज्य जो है वो केवल महिला द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 3 है वो 1 और 2 का एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पर वह थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये सब क्लॉज 4 को, और ये 1951 में जोड़ा गया। इसका आधार था मद्रास राज बनाम चंपकम दोराई राजन, ये वहाँ पे केस था। और इसके द्वारा हुआ कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों, समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना या रिजर्व करना। इसका एम था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सके। इस मामले में ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 और 2 का ये दूसरा एक्सेप्शन है, दूसरा अपवाद है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 जो है वो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत ये था कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, उसमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होगा। अपवाद ये था कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और जो निजी शिक्षा संस्थान है वो। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में इसे वैध ठहराया। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें यानी अनुच्छेद 16 की, तो ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आसान भाषा में नौकरियों में पदों की प्राप्ति में अवसर की समानता।
तो इसमें भी अगर हम बात करें आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1, वो ये कहता है कि राज्य के अधीन जो है किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कोई भी ऑफिस अगर होल्ड करना है, अगर जो कि स्टेट के अंडर में है, तो वहाँ पर इक्वालिटी होगी। इसके साथ ही साथ इसका 16 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी जो शर्तें हैं वो लागू कर सकता है। यानी कि जो रेसिडेंस संबंधित अगर कोई रिक्वायरमेंट है यूनियन टेरिटरी या किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पर जो संसद कर सकती है। इस तरीके से देखिए तो ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है, अपवाद है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य को ये शक्ति गई है, ये पावर दी गई है कि वो पिछड़े हुए नागरिकों यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर उनके प्रतिनिधित्व राज्य के या उनकी सेवाओं में अगर कम है, तो वहाँ पर या उनका रिप्रेजेंटेशन अगर कम है स्टेट के जॉब्स में, तो वहाँ पर नियुक्तियों के संदर्भ में, अपॉइंटमेंट के संदर्भ में वो पदों के आरक्षण के संबंध में उपबंध कर सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि वह वर्ग पिछड़ा हुआ हो और स्टेट के अधीन जितने भी सेवाएं हैं, अगर जितने भी पोस्टेज हैं, उनमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पर्याप्त ना हो। आर्टिकल 16 का जो सब क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकेगी। आर्टिकल 16 जो सब क्लॉज 4 है उसमें ये बात है, उसमें ये शर्त है कि पिछड़ा वर्ग कौन है। तो इस चीज़ को जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। हालांकि इनकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया। फिर 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ वीपी मंडल की अध्यक्षता में। इसे मंडल आयोग भी कहते हैं। इस आयोग का कार्य ये था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना और इसके आधार पे जाति का पिछड़ापन का आधार बनाकर नौकरियों में 27% रिजर्वेशन की बात की गई। और इसके साथ ही साथ वीपी मंडल की जो सरकार थी 1990 में इसके द्वारा ये चीज़ें लागू की गई। हालांकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस आया 1992 में। इसमें मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता की विरोधी नहीं है और आरक्षण का जो आधार है वो कास्ट को यानी जाति को बनाया जा सकता है। और अगर कोई अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है तो वो विधि के अनुसार जो है वो एक ऑफेंस होगा, वो उसको पनिश किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 और आर्टिकल जो 35 है वो संसद को ये पावर देता है, ये शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता से यानी अनटचेबिलिटी का अगर कोई आचरण करता है तो उसके लिए वो विधि का निर्माण कर सके ताकि उसको पनिशमेंट दिया जा सके। इसके साथ ही साथ संसद ने 1995 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया और 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है वो अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य ये था कि इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना और इसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा अनुच्छेद है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का निषेध। ये आर्टिकल जो 18 है, अनुच्छेद जो 18 है उसका ये कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा।
आर्टिकल जो अनुच्छेद 18 है वो ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको प्रेसिडेंट की सहमति लेनी होगी, उनका कंसर्न लेना होगा। और लास्ट जो है आर्टिकल 18 का जो सब क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि इसमें एक बात इंक्लूडेड है कि 1954 में स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण व पद्मश्री को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय टाइटल के रूप में इसका उपयोग करने पर मनाही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको समानता का जो अधिकार है वो क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से कहाँ तक जो है हमें समानता का अधिकार पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।